हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेम एकेडमी। तो देखिए सीटेट का क्लास जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और फिलहाल हम लोग एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर इसके एनसीईआरटी सीरीज को देख रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको पढ़ना बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका सीधे लाइन जो है वो उठा के सवाल बना दिया जाता है। इसीलिए आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक जितना भी आपका एसएसटी में किताब है, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन तीनों को आपको जो है वो लाइन बाय लाइन स्टडी करना है, तभी आप जो है वो इनके सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 6 का हिस्ट्री का जो 8वां टॉपिक है, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपका केवल थ्योरी ही नहीं बताया जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, साथ में इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे, कुछ पीवाईक्यू को देखेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाला है, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोहे के औजार और खेती के बारे में। तो यहाँ पे जो इतिहास आपको बताया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो आपका लगभग 2500 से 3000 साल पहले की बात जो है वो कही गई है। ठीक है, तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस उपमहाद्वीप, अब इस उपमहाद्वीप का मतलब क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में यहाँ पे जो बात किया जा रहा है। ठीक है, तो लगभग 3000 साल पहले इस भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है वो शुरू हो गया था। अब इस चीज़ की जानकारी हमें कैसे मिली? तो देखिए लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। इस बात की जानकारी हमें महापाषाण काल में जब कब्रों की खुदाई हुई, तो उस दौरान हमको वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले, लोहे के औजार देखने को मिले। इससे हमें इन सब चीज़ों के बारे में जो वो जानकारी मिलती है। लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजारों का प्रयोग और बढ़ गया था। जंगलों की सफाई के लिए लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाई गई, हल के फाल बनाकर जुताई आसान हो गई। आपने अगर हल देखा होगा तो इसके निचले वाले पार्ट में लोहे की एक जो है वो पार्ट बना हुआ होता है, जो मिट्टी को यहाँ पे जो है वो खोदने का काम करता है या फिर मिट्टी को हल्का करने का काम करता है। तो वो बेसिकली जो है वो लोहा का बना हुआ होता है। तो इस समय के दौरान जो है वो लोहे का उपयोग बहुत सभी चीज़ों बनाने में किया जाने लगा, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, हंसिया हो गया। इसके अलावा ये जो हल्के फॉल होते थे, इनमें यहाँ पे उपयोग किया जाने लगा। अब यहाँ पे कृषि में, ठीक है, लोहे का उपयोग कुछ ज़्यादा किया जाने लगा। इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में जो है वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कृषि उत्पादन जो है वो यहाँ पे फल फूल जाता है। तो सेम चीज़ों को यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिखा गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, तो उनको यहाँ पे जो वो नोट्स बनाने में दिक्कत आता है। इसलिए यहाँ पे हम आपको सभी चीज़ें जो है वो बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस टॉपिक के अंतर्गत आपको यहाँ पे सिंचाई के बारे में पढ़ना है। देखिए राजाओं और उनके राज्यों के टिके रहने के लिए समृद्ध गांवों की आवश्यकता थी। राजा लोग जो थे वो उसी गांव में रहना पसंद करते थे जो गांव संसाधनों से समृद्ध रहते थे। ठीक है, जिस गांव में ज़्यादा संसाधन पाया जाता था। जैसे कृषि में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण थे, वैसे ही सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। सिंचाई के बिना तो खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जानकारी दी गई है कि इस काल में सिंचाई के लिए क्या क्या साधन बनाए गए थे। तो नहर हो गया, कुआं हो गया, तालाब, इसके अलावा कृत्रिम जलाशय जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता था। तो इन सभी का यहाँ पे जो उपयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि आपका यहाँ पे लगभग 2500 या फिर 3000 साल पहले सिंचाई के कौन कौन से साधन यहाँ पे प्रयोग किए जाते थे। तो इन सभी चीज़ों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांव में कौन रहते थे। तो इस दौरान जो है वो गांव में कौन रहा करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे दो क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया गया है आपके किताब में। पहला है उत्तर भारत के बारे में और दूसरा है आपका दक्षिण भारत के बारे में। तो सबसे पहले अगर उत्तर भारत के बारे में बात करें
कि उत्तर भारत में गाँव में कौन रहते थे, तो सबसे पहला नाम आता है ग्राम भोजक के नाम। ठीक है, ग्राम भोजक के बारे में। तो ये जो ग्राम भोजक कौन होते थे, तो देखिए गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होता था, सबसे बड़ा भूस्वामी जो होते थे, उन्हीं को यहाँ पे ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। या फिर एक तरह से कह लीजिए कि गांव का जो प्रधान होता था उसी को हम लोग ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। अब ये जो पद था वो आपका अनुवांशिक होता था। जैसे पहले होता था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी तरह से यहाँ पे एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलते रहता था। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पे ग्राम भोजक बना, फिर उसका बेटा हुआ वो ग्राम भोजक बना, फिर उसका बेटा हुआ वो ग्राम भोजक बना। तो इसीलिए ये जो पद था वो अनुवांशिक होता था। आमतौर पर यह गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। दास और मजदूर उसकी जमीन पर काम करते थे। कर वसूलने, न्याय करने और कभी कभी पुलिस का कार्य भी वही करता था। यानी कि कौन करता था, तो यहाँ के जो ग्राम भोजक थे वो अपने दास और मजदूर को जो है वो जमीन पे काम करवाते थे। इसके अलावा कभी कभी अपने दास और मजदूर से कर वसूलने की कह सकते हैं कि कर वसूलने का ऑर्डर दे देते थे। इसके अलावा न्याय करने और कभी कभी पुलिस का काम भी उनको सौंप देते थे। तो यहाँ पे जितना भी जानकारी आपको बताया जा रहा है, छोटा से छोटा हो गया या फिर बड़ा से बड़ा जानकारी हो गया, सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब हम आपको सीटेट का सवाल दिखाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन आपको उठा के वहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो जब तक आपको इन सभी लाइन के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आएगा, नहीं आप ध्यान में रखिएगा, उन सभी सवाल को नहीं बना पाइएगा। क्योंकि आपका सीटेट में जो है वन वर्ड वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर एक लाइन वाले सवाल जो है वो नहीं आते हैं। वहाँ पे बेसिकली आपका एसर्शन रीजन टाइप का सवाल हो गया, मल्टीपल सेंटेंस टाइप का सवाल पूछा जाता है, जो आपको अक्सर कंफ्यूज कर देता है। इसी कारण से आपको मालूम होगा कि प्रत्येक वर्ष लगभग, अगर पेपर 2 के बारे में बात किया जाए तो लगभग 12 से 13 लाख लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं और 1 से 1.5 लाख लोग ही जो है वो पास कर पाते हैं। तो पासिंग जो यहाँ पे परसेंटेज है वो बहुत बहुत कम है। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जितना भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उत्तर भारत में जो दूसरा व्यक्ति था वो था आपका गृहपति। ठीक है, यानी कि गृहपति रहा करते थे। अब गृहपति किसे कहेंगे, तो ये स्वतंत्र कृषक थे, स्वतंत्र किसान थे, यानी कि छोटे किसान जिनके पास अपनी जमीन होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दास कर्मकार। अब दास कर्मकार किसको कहते हैं, तो ऐसे लोग जो भूमिहीन थे, यानी कि जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों की जमीन पर काम करते थे। ठीक है, इसके अलावा उत्तर भारत में आपको लोहार देखने को मिला है, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। तो ये सभी चीज़ें आपको साइंस के माध्यम से देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोगों, तो यही चीज़ सेम चीज़ आपका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, जिसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। ठीक है, आगे है अगर दक्षिण भारत के बारे में बात करें कि दक्षिण भारत में कौन कौन से लोग रहते थे, तो यहाँ पे आपका किताब में जो है वो मेनली 5 नाम को दिया गया है। इन 5 के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है आपका वेल्ला। अब इसको मतलब कि वेल्ला क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ये बड़े किसान होते थे जिनके पास ज़्यादा जमीन हुआ करती थी। ठीक है, ज़्यादा भूस्वामी के जो मालिक थे, यानी कि ज़्यादा जमीन जिसके पास होती थी, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे वेल्ला के नाम से जानते थे। गांव की ज़्यादातर भूमि इनके पास होती थी। इन्हीं से किसान वर्ग बना था। इन्हें राजाओं की तरह राजनीतिक अधिकार जो है वो प्राप्त थे। ठीक है, यानी कि गांव में कह सकते हैं सबसे प्रधान जो है दक्षिण भारत में आपका ये लोग होते थे वेल्ला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उनवार। तो उनवार किसको कहते हैं, तो जो साधारण किसान होते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में जो साधारण किसान होते थे, जिसको हम लोग हलवाहे के नाम से भी जानते हैं, उनको हम लोग उनवार के नाम से जो वो जानते थे। तीसरा है वैसा भूमिहीन मजदूर और दास होते थे। इनकी स्थिति लगभग गुलामों जैसी होती थी, यानी कि वो व्यक्ति जो मजदूर का काम करते थे, वेल्ला के अंदर काम करते थे, या फिर कह सकते हैं कि वेल्ला के जो खेत होते थे उनमें काम करते थे, उनको हम लोग कडेसियर और अदिमई के नाम से जानते थे। ठीक है, और इनकी जो स्थिति थी वो लगभग गुलामी जैसे जो है वो थी, गुलामों जैसी थी। तो पहला नाम आपका आ गया वेल्ला, दूसरा आ गया उनवार,
कडेसियर और अधिमई, ठीक है। चौथा जो नाम है वो है आपका पेरियार। अब इसका क्या काम था, तो देखिए पेरियार का काम क्या था, तो ये खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, साथ ही ये पशु की खाल यानी कि इसका जो चमड़ा था का काम भी जो वो करते थे। उससे बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता था। आपको मालूम होगा कि जानवरों की जो खाल होती है उससे बहुत सारी चीज़ें जो वो बनाई जाती थी। तो ये सब काम जो है वो कौन करते थे, पेरियार, ठीक है। अगला है आपका पुलेयन। तो इनका क्या काम था कि ये लोग रस्सी की चारपाई बनाया करते थे। तो दक्षिण भारत में 5 तरह के लोगों के बारे में जिक्र किया गया है और इन पांचों का नाम आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखना है। वेलेला हो गया, उनवार हो गया, कडेसियर और अधिमई हो गया, पेरियार हो गया और पुलेयन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो है आपका प्राचीन समय के तमिल रचनाओं के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। तो तमिल की प्राचीनतम जो रचना हुआ करती थी उसको हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल में आपको ये वर्ड देखने को मिल जाता है कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है। तो तमिल के जो प्राचीनतम रचनाएं थी, ठीक है, प्राचीन समय में जो जो रचनाएं की गई थी उनको यहाँ पे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब इनकी जो रचना थी वो लगभग 2300 वर्ष पहले की थी, ठीक है। इन्हें संगम क्यों कहा जाता था, तो देखिए इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यह मदुरै में कवियों के सम्मेलनों को हम लोग क्या कहते हैं, संगम के नाम से भी जानते हैं। तो हुआ क्या कि आपका इस समय के दौरान कि मदुरै यानी कि जो अभी तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे कवियों के सम्मेलनों में ये संकलित की गई थी, ठीक है। इसी कारण से इसको यहाँ पे संगम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको जो है तमिल रचना के बारे में यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्का के बारे में, क्वाइंस के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो आपका इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, ठीक है। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस युग के हजारों सिक्के जो है यहाँ पे साक्ष्य के रूप में मिले हैं। सबसे प्राचीन सिक्के के बारे में अगर बात की जाए तो इसको हम लोग आहत सिक्के के नाम से जानते हैं, यानी कि पंच मार्क क्वाइन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पंच मार्क क्वाइन के नाम से जो वो जानते हैं। और इसका जो प्रचलन था वो लगभग 500 वर्षों तक चला था, ठीक है। 500 वर्षों तक यहाँ पे जो वो ये सिक्के चले थे, ठीक है। कब का बात किया जा रहा है, तो लगभग 2500 से 3000 साल पहले की बात जो है वो की जा रही है। अब ये जो सिक्के थे वो आपका चांदी और तांबे के बने होते थे। यहाँ से भी कई बार सवाल आपको देखने को मिला है कि जो आहत सिक्के होते थे वो आपका किस चीज़ के बने होते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि चांदी और तांबे के अक्सर जो है वो बने होते थे। इन पर विभिन्न आकृतियाँ ठप्पे से उकेरी जाती थी, इसीलिए इन्हें आहत कहा गया। आहत क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो सिक्के होते थे इनमें विभिन्न तरह के आकृति उकेरी जाती थी। और किस तरह से, ठप्पे से, यानी कि ठोक कर जो है यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि आकृति उकेरी जाती थी। आहत सिक्कों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसका जो आकार था वो या तो आपको आयताकार देखने को मिल सकता था, वर्गाकार या गोल आपको देखने को मिल सकता था। धातु की चादरें काट कर या गोल टुकड़ों से ये बनाए जाते थे। इन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल चिन्ह होते थे, ठीक है। किसी चीज़ का जैसे स्टाम्प होता है, स्टाम्प दे देते हैं, उस टाइप का यहाँ पे चिन्ह आपको देखने को मिलता है, कोई लेख देखने को नहीं मिलता है। किसमें, आहत सिक्के में। ये सिक्के पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रही हैं, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको जो है इस चैप्टर के अंतर्गत कॉइन्स के बारे में पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे प्राचीन जो सिक्के का नाम है उसको आहत सिक्के कहते थे। इसके अलावा इसका जो प्रचलन था वो 500 सालों तक था। ये सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे और इनको आहत क्यों कहा गया, क्योंकि इसके ऊपर जो विभिन्न आकृति जो ठप्पे से उकेरी जाती थी। इसके अलावा अगर इसके विशेषताएं के बारे में बात की जाए तो ये आयताकार था, कभी कभी वर्गाकार या गोल आपको देखने को मिल सकता था। धातु की चादरें काटकर या गोल टुकड़ों से बनाए जाते थे। इनमें कोई लेख नहीं थे, केवल चिन्ह आपको दिखाई देते थे। तो इतना जानकारी आपको यहाँ पे जो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सेम चीज़ आपका यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में आपको अक्सर
देखने को यहाँ पे मिलता है। अगला है नगर के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है, जो कि आपका अनेक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे उस समय के दौरान। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सिटी का नाम आया है मथुरा, और मथुरा से संबंधित सवाल जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मथुरा जो नगर था वो आपका 2500 वर्ष से भी अधिक समय के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अब महत्वपूर्ण क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है यह दो प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। ठीक है, यानी कि दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग के बीचों बीच ये स्थित था, इसी कारण से ये महत्वपूर्ण जो है वो रहा है। पहला जो मार्ग था वो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा जो मार्ग था वो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो दोनों मार्ग का आपको नाम याद रखना है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इनमें अनेक मंदिर थे। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? मथुरा के बारे में। तो उस दौरान जो है मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और उनमें बहुत अनेक जो है वहाँ पे मंदिर थे। यह नगर उत्तम मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था उस समय। नगर में रहने वाले को खाद्य सामग्री पास के किसान और पशुपालक उपलब्ध कराते थे। मथुरा लगभग 2000 साल पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, राजधानी बना था। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन था या क्या था। तो आपको जवाब देना है मथुरा। मथुरा को कुषाणों की दूसरी राजधानी के नाम से जो वो जाना जाता है, और ये आपका 2000 साल पहले की बात है। यह बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण भक्ति का केंद्र मौजूद था यहाँ पे। ठीक है, मथुरा में जो आपका बौद्ध विहार था, बौद्ध धर्म के लोग, जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति का केंद्र जो है वहाँ पे था। इसके अलावा बात करें तो मथुरा में मूर्ति और प्रस्तर खंडों पर कोई अभिलेख मिले हैं, यानी कि बहुत सारे अभिलेख जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो इनमें पुरुषों और स्त्रियों द्वारा मंदिरों और मठों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। तो मथुरा में यहाँ पे जब इनके साक्ष्यों को देखा गया तो यहाँ पे पुरुषों और स्त्रियों द्वारा मंदिरों और मठों को दिए गए दान का जो यहाँ पे डिटेल जो वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो दान देते थे वो अक्सर कौन थे? तो दान देने वालों में अक्सर राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार हुआ करते थे। ठीक है, मथुरा के जो अभिलेख हैं तो उनमें शिल्पकारों और पेशों का जो है उल्लेख मिलता है। तो किनका किनका उल्लेख मिलता है? जैसे कि सुनार का हो गया, लोहार का हो गया, बुनकर हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो टोकरी जो बुनते थे उनका उल्लेख देखने को मिलता है। माला जो बनाते थे उनका उल्लेख देखने को मिलता है। इत्र जो बनाने का काम करते थे उनका उल्लेख आपको जो है मथुरा के अभिलेखों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे मथुरा जो है वो अनेक गतिविधियों का केंद्र जो है वो बन गया था। आगे अगर देखें तो सेम चीज आपका यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है आपका शिल्प तथा शिल्पकार। तो क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पीपल के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान में रखना है। जैसे कि पूरा स्थलों से मिले बर्तन के बारे में, तो कुछ साक्ष्य आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है आपका खुदाई में पतले और सुंदर मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र के नाम से जो वो जाना जाता है। अब इसी को यहाँ पे NBPW के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। अब ये जो बर्तन थे आपका ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिला है? तो उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका कपड़ा उत्पादन केंद्र। तो उस समय जो है मुख्यतः आपका वाराणसी और मदुरई कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, और इस कपड़ा का जो उत्पादन केंद्र था, कपड़ा का जो फैक्ट्री था, यहाँ पे आपको स्त्री और पुरुष दोनों कार्य जो है वो करते थे। नेक्स्ट है आपका श्रेणियाँ। तो देखिए उस समय के दौरान जो है शिल्पकार और व्यापारी, ये दो लोग जो है अपने अपने संघ बनाने लगे थे, और ये जो संघ बना रहे थे उन्हीं को हम लोग श्रेणी के नाम से भी जानते थे। अब अगर शिल्पकार की श्रेणी के बारे में बात करें, शिल्पकारों की जो संघ था उनके बारे में बात करें, तो उसका काम था प्रशिक्षण देना, यानी कि ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। ठीक है, इसके आगे है आपका व्यापारियों की श्रेणियां। तो अगर व्यापारियों की श्रेणियां के बारे में बात किया जाए तो व्यापार का संचालन करती थी। ठीक है, यानी कि इनका जो काम था, तो उनका काम क्या था कि व्यापार का संचालन करना। ये श्रेणियां बैंक की तरह काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। ठीक है,
इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, तो व्यापार की जो यहाँ पे श्रेणी थी वो बैंक की तरह काम करती थी। लोग वहाँ पे आते थे और कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए वहाँ पे जो है वो धन का निवेश करते थे। ठीक है, और ये लोग फिर उस पैसे को कहीं पे लगा देते थे बिजनेस वगैरह में, और वहाँ से जो प्रॉफिट आती थी उसको यहाँ पे जिसका पैसा है या तो उसको दे देते थे कुछ प्रॉफिट बना के, या फिर ये लोग क्या करते थे, इसके अलावा मठ या धार्मिक संस्थान जितने भी थे वहाँ पे दान कर दिया करते थे। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो आगे आपको इस अध्याय में एक जगह के बारे में स्टडी करना है जिसका नाम है अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु के बारे में यहाँ पे जो आपको जानना है। तो अरिकामेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पतन यानी कि बंदरगाह हुआ करता था, और यह जो स्थल है वो आपका पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इस मैप को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे है अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु, और ये एक तरह से बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, यानी कि कहा जाए तो एक व्यापार का केंद्र था आपका। ठीक है, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो शायद गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागर क्षेत्र के एम्फोड़ा जैसे पात्र मिले हैं। ठीक है, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक बर्तन मिला था पहले जिसका नाम था एम्फोड़ा, तो उसी टाइप के यहाँ पे बर्तन जो है वो देखने को मिले हैं। इन पात्रों में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इन पात्रों में दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे पकड़ने के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही है, छोटा से छोटा चीज़, ठीक है, सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अरिकामेडु में क्या क्या चीज़ देखने को मिला, किस टाइप के पात्र देखने को मिले। ठीक है, क्या उसमें हत्था लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला है आपका, यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, एरेटाइन, तो एरेटाइन क्या था कि एरेटाइन नाम इटली के एक शहर के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो एरेटाइन हो सकता है कि इटली में कुछ बर्तन मिले होंगे। ठीक है, तो उसी से ये नाम लिया गया है। तो एरेटाइन नाम इटली के एक शहर के नाम पर पड़ा है। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो ये सब साइज के बारे में जो है वो बात किया जा रहा है। ये बर्तन मुहर लगे सांचे में गीली चिकनी मिट्टी दबाकर बनाए जाते थे, यानी कि कह सकते हैं गीली चिकनी मिट्टी से जो है यहाँ पे बनाए जाते थे। मिट्टी ले लिया जाता था, उसमें कोई सांचा वगैरह जो है वो दे दिया जाता था, सांचा वगैरह के माध्यम से जो है वो दबा के बनाया जाता था। जैसे कि आजकल भी आप देखते हैं कि मिट्टी में अगर कोई डिजाइन वगैरह बनाया जाता है तो हम लोग उसमें सांचा का उपयोग करते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे जो बनाए जाते थे। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था पर वे यहीं बनाए गए थे। ठीक है, सम वेसल्स हैड रोमन डिजाइन बट वेर लोकली मेड। यहाँ रोमन लैंप हो गया, शीशे के बर्तन हो गया, रत्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो शायद कपड़े रंगने के लिए उपयोग होते थे। यहाँ शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। तो यहाँ पे जितना भी जानकारी आपको बताई गई है सभी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है अरिकामेडु के बारे में पता होना चाहिए कि अरिकामेडु में क्या क्या साइट्स मिला है, किस टाइप का साइट्स जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपका जो दूसरा मुख्य जगह है वो उसका नाम है बेरीगाजा, जिसका दूसरा नाम भरूच के नाम से भी ये जाना जाता था, और ये भी एक प्रमुख प्राचीन बंदरगाह के नाम से जो प्रसिद्ध था। बेरीगाजा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह था। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका गुजरात के एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इसे भरूच और यूनानी स्रोतों में बेरीगाजा कहा गया है। यह बंदरगाह पश्चिमी एशिया के साथ भारत के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना मुश्किल होता था। तो देखिए यहाँ पे क्या होता था कि इधर से आपका जो है व्यापार वगैरह आया करता था, तो इस इलाके में जो सभी कोई नाव नहीं चला पाता था, नाव चलाने में यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती थी। तो यहाँ पे केवल लोकल जो व्यक्ति थे, ठीक है, तो वही लोग यहाँ पे चला पाते थे। तो इसके बारे में भी सवाल कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है
कि बेरीगाजा की जो संकरी खाड़ी थी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुशल और जो अनुभवी स्थानीय लोग थे वही लोग इस एरिया में जो है वो यहाँ पे नाव वगैरह चला पाते थे। बेरीगाजा में शराब हो गया, तांबा हो गया, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी चीज़ें थे जिनका यहाँ पे निर्यात देखने को मिलता है, जैसे कि हिमालय की जड़ी बूटियाँ हो गया, हाथी के दांत हो गया, गोमेद हो गया, कार्निलियन हो गया, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी जो है विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन हो गया, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। तो व्यापारी जो था वो राजा को खुश करने के लिए उनके लिए तरह तरह के उपहार भी लाया करते थे। ठीक है, तो ये आपका बेरीगाजा के बारे में कुछ डिटेल है। सेम चीज़ आपका एज इट इज इंग्लिश में लिखा गया है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, इस चैप्टर में आपका और एक जानकारी दे रखा है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय के दौरान जो है आपका सूत कातने और उसको बुनने के कुछ नियम यहाँ पे निर्धारित किए गए थे, जिसमें यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन हो गया, पेड़ों की छाल, कपास, पटवा, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुनियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए, यानी कि उनको भत्ता जो है वो यहाँ पे मिलता था। ठीक है, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें जो है वो भिजवा सकती है। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रत्येक तरह की जो महिलाएं थी वे लोग घर में बैठे काम करती थी। अगर उनको बाहर निकलने नहीं भी दिया जाता था, वे लोग अपने दासियों के माध्यम से जो वो कच्चे माल को मंगवाती थी और उनको तैयार करके जो भिजवा देती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नियम जो है वो तय किए गए थे। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जा सकता है। तो ये सब उस समय की बात है, 2500 वर्ष से 3000 साल पहले की बात है कि वहाँ पे जो है वो सूत काटने और बुनने के कुछ नियम जो है वो निर्धारित किए गए थे। अब देखिए, इस चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पढ़ना है, याद रखना है। आपका ये जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त हुआ। बस कुछ इंपॉर्टेंट डेट को आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। जैसे कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत जो वो करीब 3000 साल पहले हुई है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले यहाँ पे देखने को मिले हैं। संगम साहित्य की जो रचना की शुरुआत हुई थी वो 2300 साल पहले देखने को मिले हैं। अरिकामडू का जो पतन था वो करीब 2200 से 1900 साल पहले जो है वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट था जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने यहाँ पे जिक्र किया। उम्मीद करते हैं कि जितना बात आपको बताई गई होगी वो आपको समझ में आया होगा। बाकी ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप जब 2 से 3 बार इस चीज़ को रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको सभी चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाएगी। ठीक है, और जितने भी सवाल आपको पूछे जाएंगे आप आसानी से दे पाइएगा। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं, ताकि आपने जितना भी चीज़ें पढ़ी उसका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एक तरह से आइडिया भी लग जाएगा कि एग्जाम में सवाल जो है वो किस तरह के किस लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सवालों को देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। देखिए, इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लंबा लंबा सवाल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और स्टूडेंट इसी में ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। कथन दे रखा है कि संगम साहित्य के रूप में जाने जाने वाली सबसे प्रारंभिक तमिल रचनाएं लगभग 2300 साल पहले लिखी गई थी। तो मैंने आपको थ्योरी के क्लास के दौरान जो है आपको प्राचीनतम तमिल रचना के बारे में जो बताया था
कि तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं होती है उसी को हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं, और उसका जो यहाँ पे रचना था वो 2300 साल पहले जो हुआ था। तो यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो ए सही है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है आपका, संगम साहित्य में संगम शब्द लेखन की एक विशिष्ट शैली को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से प्राचीन तमिल राज्यों के शाही दरबारों पर केंद्रित था। तो मैंने संगम साहित्य के अंतर्गत ऐसा कोई भी पॉइंट के बारे में जिक्र नहीं किया था। वहाँ पे संगम का जो अर्थ था वो क्या था कि एक कवियों का जो सम्मेलन हुआ करता था, तो वहीं पे आपका जो है वो संगम साहित्य का संकलन किया गया था। तो इस संदर्भ में उसका नाम जो है यहाँ पे पड़ा था, ठीक है, संगम साहित्य। तो ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट जो बी है वो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, संगम साहित्य मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं के दौरान संकलित किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से टिक करना है कि केवल कथन ए सही है। ए तो सही है, लेकिन ए के साथ आपका सी भी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखिएगा, कथन ए और कथन सी दोनों सही है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के सवाल जो वो देखने को एग्जाम में मिलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेरीगाजा में नौवहन सरल था और इसके लिए किसी स्थानीय मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। देखिए बेरीगाजा जो था वहां पे आप देखिएगा कि नौवहन सरल नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। और वहां पे नौवहन जो है यानी कि नाव जो चलाने का काम था, वहां के लोकल जो व्यक्ति थे वही लोग कर सकते थे, जो अनुभवी थे, ठीक है, वही लोग यहाँ पे जो है नाव वगैरह जो वो चलाया करते थे। और इसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले जो है वो बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये वाला तो आपका कथन ए गलत हो जाएगा कि बेरीगाजा में नौवहन सरल था, सरल नहीं था, ठीक है, और स्थानीय मार्गदर्शन की वहां पे जो आवश्यकता थी, तो ये वाला आपका उल्टा दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका है कि बेरीगाजा में आयात में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, वस्त्र, सोना, चांदी के सिक्के जैसी वस्तुएं शामिल थी। तो आयात जो है वो इन सभी चीजों का किया जाता था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा आपका है यानी कि ये वाला आपका सही हो गया। तीसरा है आपका, बेरीगाजा से निर्यात में आधुनिक मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक शामिल थे। आधुनिक, ये तो प्राचीन समय की बात की जा रही है, तो ये आपका तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। कथन डी के बारे में बात किया जाए तो व्यापारियों द्वारा राजा के लिए लाए गए विशेष उपहारों में चांदी के बर्तन, गायक लड़के, सुंदर महिलाएं, बढ़िया मदिरा और उत्कृष्ट वस्त्र शामिल थे। तो बिल्कुल सही बात है। तो कथन बी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से कौन से सिंचाई साधन इस काल में उपयोग में लाए गए थे। नहर आपका था, तालाब का उपयोग किया जाता था। देखिए उस समय आपका बिजली नहीं था, तो इलेक्ट्रिक पंप्स तो आपका ऐसे ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कृत्रिम जलाशय वहां पे थे, तो आपका ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। तो ये आपका रिवीजन के लिए था, हालांकि इतना छोटा सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट जो सवाल मैंने आपको दिखाया, सेकंड जो सवाल दिखाया वो आपका एग्जाम के लेवल का सवाल था, ठीक है, ये आपका रिवीजन के लिए जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। अगला है आपका, कथन दे रखा है ग्राम भोजक गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था। बिल्कुल सही बात है। वह केवल अनाज उगाने का कार्य करता था, नहीं, वो स्वयं अनाज नहीं उगाता था, ठीक है, वो अपने जो दासी लोग थे, जो नौकर लोग थे, उनसे अनाज उगवाता था, उनसे टैक्स वगैरह वसूल करता था, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी उन्हें पुलिस वगैरह का भी काम जो वो सौंप दिया करता था। तो वह केवल अनाज उगाने का कार्य करता था, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्राम भोजक का पद वंशानुगत होता था। बिल्कुल सही बात है, ग्राम भोजक का जो पद था वो आपका वंशानुगत हुआ करता था, यानी कि एक के बाद दूसरा उसका बेटा जो है यहाँ पे उस गद्दी में बैठेगा, ग्राम भोजक जो है वो बनेगा। अच्छा, ग्राम भोजक के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो 2 इलाकों के बारे में बताया था मैंने आपको, दक्षिण भारत के बारे में और उत्तर भारत के बारे में। तो ये जो ग्राम भोजक था वो आपका उत्तर भारत में देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था, या फिर कह सकते हैं कि गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था, उसी को हम लोग ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। तो ये आपका सही है।
ऑप्शन बी है आपका गृहपति वे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी। देखिए गृहपति स्वतंत्र कृषक थे, यानी छोटे किसान जिनके पास अपनी जमीन होती थी, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है। दास कर्मकार बड़े भूस्वामी होते थे। देखिए दास कर्मकार जो है आपका भूमिहीन होते थे और ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका जो है वो जीवन यापन करते थे, तो ये आपका गलत दे रखा है। गांव में शिल्पकारों की कोई भूमिका नहीं होती थी। तो देखिए गांव में आपका शिल्पकार भी हुआ करते थे और उनकी भी भूमिका थी, तो ये भी आपका जो है वो गलत दे रखा है। तो केवल ए और बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए एंड बी ओनली सही हो जाएगा। ठीक है। कथन वेल्ला वर्ग को दक्षिण भारत में राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, बिल्कुल सही बात है। वेल्ला लोग गांव में सामान्य मजदूर का कार्य करते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए ये जो वेल्ला है आपका, ठीक है, तो ये आपका दक्षिण भारत के बारे में जिक्र किया गया है कि दक्षिण भारत के जो बड़े किसान हुआ करते थे, जिनके पास बड़ा भूभाग हुआ करता था, भूस्वामी के जो मालिक थे, ठीक है, बड़े भूस्वामी के जो मालिक थे, उन्हीं को वेल्ला के नाम से यहाँ पे जाना जाता था और इन्हीं से किसान वर्ग जो है बना था। इन्हें राजाओं की तरह राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। तो कथन तो आपका सही दे रखा है, लेकिन कारण जो है आपका कि वेल्ला लोग गांव में सामान्य मजदूर का कार्य करते थे, ये आपका गलत दे रखा है। तो एसर्शन जो आपका सही है, कथन आपका सही है, लेकिन रीजन जो है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर दक्षिण भारत में बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो कडेसियर था, जो अधिमई था, वो आपका भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे और उनकी जो सिचुएशन था वो आपका गुलामों जैसी थी। तो यानी कि ये जो मजदूर का कार्य था वही लोग करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन कौन से कथन सही है? उनवार हल चलाने वाले साधारण किसान होते थे। तो बिल्कुल उनवार हम दक्षिण भारत में जब हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत का, तो उसमें हमको उनवार देखने को मिला था और ये साधारण हलवाई थे, यानी कि साधारण किसान जो वो, उनको हम लोग उनवार के नाम से जानते थे। पेरियार के बारे में बात करें तो पेरियार खेतों में काम करते थे और चर्मकारी भी करते थे, यानी कि चमड़े से जुड़ा काम जो है करते थे। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। पुलेन के बारे में बात की जाए तो पुलेन गांव के प्रधान होते थे। नहीं, पुलेन गांव के प्रधान नहीं होते थे। दक्षिण भारत में आपका वेल्ला जो थे वो गांव के प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, वेल्ला। पुलेन कौन थे? पुलेन जो है वो पुलेन रस्सी की चारपाई बनाने का काम किया करते थे। तो ऑप्शन जो सी आपका स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगा। कडेसियर भूमिहीन मजदूर होते थे। बिल्कुल कडेसियर भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे, ये एक दास की तरह थे और इनकी जो सिचुएशन थी वो आपका गुलामों के जैसी थी। तो ये आपका भी सही है, यानी कि ए बी और डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तरी काले चमकदार बर्तन किस लिए जाने जाते थे? इसकी जटिल डिजाइन के लिए, इसकी चमकदार काली सतह के लिए। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि NBPW के बारे में मैंने जिक्र किया था और ये इसकी जो सतह होती थी वो काली और चमकदार हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शहर कुषाणों की दूसरी राजधानी बना? तो मथुरा। ठीक है, मथुरा के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। पंच चिन्हित सिक्के मुख्यतः किससे बने होते थे? यानी कि पंच मार्क्ड जो क्वाइंस थे, यानी कि जो आहत सिक्के थे, वो किसके बने हुए थे? क्लास के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता था। तो चांदी का बना हुआ था, चांदी और तांबा का। ठीक है, तो तांबा तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो चांदी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है आपका आज के क्लास का और इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। अभी कथन है कि जिन महिलाओं को कार्य के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, वे नौकरियों की सहायता से कताई और बुनाई की प्रक्रिया में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट है आपका, इस प्रावधान ने यह सुनिश्चित किया कि घरेलू उत्तरदायित्व तथा सामाजिक मानदंड महिलाओं को स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने और मजदूरी अर्जित करने से ना रोकें। तो क्या जवाब होगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है,